नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं, जिसमें हम बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर और सीएसआईआर नेट, गेट, आईआईटी जेम से रिलेटेड फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है। अभी मैं आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर की क्लासेस पढ़ा रही हूँ। बीएससी सेकेंड ईयर में हमने एक यूनिट कंप्लीट कर ली है, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, और सेकंड हमारी स्टार्ट हो रही है यूनिट सेकंड, थर्मोडायनेमिक्स सेकंड। थर्मोडायनेमिक्स सेकंड में भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आप लोग नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप लोगों ने इसको स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो पहले वीडियो से देखना स्टार्ट कर देना, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स को यदि आपने बीच में से पढ़ना स्टार्ट किया है तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट वीडियो से आप स्टार्ट करोगे। थर्मोडायनेमिक्स सेकंड यूनिट बाद में पढ़ोगे, पहले थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट यूनिट पढ़ोगे, क्योंकि फर्स्ट में की बहुत सारी चीजें हम सेकंड यूनिट में काम में ले रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस थी, और सेकंड जो यूनिट है इसमें हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ेंगे और बाद में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी स्टडी करेंगे। अभी हमने जो इसमें थर्मोडायनेमिक्स सेकंड में जो पढ़ लिया, वो पहले तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर लिया था, उसमें कार्नोट साइकिल स्टडी कर लिया, कार्नोट साइकिल का टोटल वर्क फाइंड आउट कर लिया था, उसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट कर ली थी, और उसके बाद कार्नोट थ्योरम स्टडी कर ली थी। कार्नोट थ्योरम के बाद जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था एंट्रोपी। एंट्रोपी में भी हमने बहुत सारी चीजें स्टडी कर ली थी कि एंट्रोपी किसे कहते हैं। सबसे पहले हमने वो स्टडी किया कि एंट्रोपी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ है वो किसी भी सिस्टम की स्पॉन्टिनिटी, किसी भी सिस्टम की प्रोसेस की स्पॉन्टिनिटी को डिफाइन कर रहा था। इसलिए हमें किसी इस तरीके के एक थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन की रिक्वायरमेंट हुई जो स्टेट फंक्शन हो और स्पॉन्टिनिटी क्राइटेरियाज को डिफाइन कर सके। उसके लिए एक नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन काम में लिया था जिसको एंट्रोपी कहा था। एंट्रोपी जो होता है वो स्टेट फंक्शन होता है, एस से इसको डिनोट किया जाता है। स्टेट फंक्शन होगा तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कंडीशंस मैंने आप लोगों को समझा दी थी। उसके बाद ये साइक्लिक इंटीग्रेशन इसका जो है वो जीरो होगा। किसी भी स्टेट फंक्शन का जब हम साइक्लिक इंटीग्रेशन करते हैं तो वैल्यू जीरो आती है। इसका कि ये स्टेट फंक्शन है, इसके लिए हमने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करके देखा कि कोई भी एक साइक्लिक प्रोसेस ली, ए से बी में चले, बी से वापस ए फॉर्म में चले, और उस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज जो था वो हमारा जीरो आया था। तो ये डिफाइन कर रहा था कि ये जो एंट्रोपी है वो स्टेट फंक्शन है। उसके बाद हमने कहा था कि एंट्रोपी जो होती है वो टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर, इन तीनों का फंक्शंस है। इन तीन वेरिएबल्स का फंक्शन है। एक टाइम में ये किन्हीं दो वेरिएबल्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। टेम्परेचर हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, एक बार वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और एक बार प्रेशर पे डिपेंड करेगी तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो हमने दो तरीके की वो स्टडी कर ली थी कि एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, एंड एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसके बाद कल की क्लास में जो हमने स्टडी किया था वो क्लॉसियस इनइक्वालिटी स्टडी किया था। क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्लॉसियस इनइक्वालिटी ये कहती है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस की जो एंट्रोपी चेंज है उसकी वैल्यू, साइक्लिक प्रोसेस की जो एंट्रोपी चेंज है वो जीरो नहीं होती है, जीरो से कम होती है। क्योंकि रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस की एंट्रोपी चेंज तो हमने क्या कर दी थी, जीरो, लेकिन इरिवर्सिबल एंट्रोपी चेंज
इरिवर्सिबल प्रोसेस की साइक्लिक प्रोसेस हो तो उसकी एंट्रोपी चेंज जो है वो जीरो नहीं होती है, जीरो से कम होती है। यहां तक क्लॉसियस इनइक्वालिटी तक हमने पढ़ लिया था। आज जो मैं पढ़ाने वाली हूं वो है एंट्रोपी चेंज फॉर ए आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस में एंट्रोपी चेंज स्टडी करेंगे। अभी मैंने बोला कि एंट्रोपी जो होती है वो स्टेट फंक्शन होती है और 3 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करती है। कौन-कौन से? टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर। लेकिन ये एक टाइम पे किन्हीं 2 वेरिएबल्स पे ही डिपेंड करेंगी, टेम्परेचर और वॉल्यूम या टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो पहला जो पॉइंट है यही है कि एंट्रोपी जो है वो स्टेट फंक्शन है और एंट्रोपी जो है वो फंक्शन होती है टेम्परेचर या वॉल्यूम, या कहें कि एंट्रोपी जो होती है वो फंक्शन होती है टेम्परेचर और प्रेशर का। एक बार हम आइडियल गैसेस में एंट्रोपी चेंज टेम्परेचर और वॉल्यूम की फॉर्म में निकालेंगे, एक बार हम एंट्रोपी चेंज टेम्परेचर और प्रेशर की फॉर्म में निकालेंगे। ठीक है, चलो। हमें ये पता है कि जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी चेंज, हमने डेफिनेशन से हमने ये कहा था कि एंट्रोपी चेंज जो होती है वो रिवर्सिबल प्रोसेस में अब्जॉर्ब की गई हीट अपॉन टेम्परेचर होती है। यही पढ़ा था जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को इसकी डेफिनेशन, तो यही बताया था डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी, यही होती है। इस इक्वेशंस को नंबर 1 दे दो। अब हम पहले लेंगे एंट्रोपी किसका फंक्शन हो, टेम्परेचर और वॉल्यूम का। तो फर्स्ट जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। और किसके लिए निकाल रहे हैं? आइडियल गैसेस के लिए। एक टॉपिक हमने पहले कर लिया था कि एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, वो अलग है, वो बेटा जर्नल है, वो सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों स्टेट के लिए था, उसमें हमने आइडियल गैसेस का नाम नहीं डाला था। आज जो हम कर रहे हैं वो आइडियल गैसेस के लिए एंट्रोपी चेंज स्टडी कर रहे हैं। ध्यान रहेगा दोनों चीजें अलग अलग हैं। देखो अब एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम स्टडी कर रहे हैं। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि डी क्यू रिवर्सिबल या डी क्यू रिवर्सिबल किसके इक्वल होगा? डीई प्लस पीडी, यही होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग किसी भी सिस्टम के द्वारा अब्सॉर्ब हीट जो है वो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करती है और प्रेशर वॉल्यूम वर्क करती है। यही बताया था आप लोगों को कि ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के ऊपर बेस होता है और इसके अकॉर्डिंग किसी भी सिस्टम को जो हीट दी जाती है वो हीट उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंजेस करती है और उसके द्वारा वर्क किया जाता है। ये लिखा है। इस इक्वेशंस को नंबर दे दो 2। अब देखो डीई, हमने एक हीट कैपेसिटी स्टडी की थी और हीट कैपेसिटी में मैंने आप लोगों को बताया था कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इंटरनल एनर्जी चेंज क्या कहलाता है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और उसको हम किससे डिनोट करते हैं? CV से डिनोट किया जाता है। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज किसके रेस्पेक्ट में? टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। कब? वॉल्यूम कांस्टेंट पे। क्या कहलाएगा? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यही बताया था कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इंटरनल एनर्जी चेंज क्या कहलाता है? उसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, चलो आगे। CV, तो मेरा DE की वैल्यू क्या आ गई बेटा? यहां से DE आया CV DT। इस इक्वेशंस को नंबर दे दो 3। ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं, मुझे किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहा है? एंट्रोपी के। तो DQ
रिवर्सिबल यहां से निकाल के लाऊं, डी क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, टीडीएस। क्या आ गई, टीडीएस, क्योंकि मुझे तो क्या निकालना है, एंट्रोपी चेंजेस। क्या निकालना है, एंट्रोपी चेंजेस, इसलिए डी क्यू रिवर्सिबल क्या आ गया, टीडीएस। इस इक्वेशंस को नंबर दे दो 4। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यूज डीई और डी क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू कहां रख दूं मैं, इक्वेशन नंबर 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ किसकी, डी क्यू रिवर्सिबल एंड डीई, कौन सी इक्वेशन में, इनटू इक्वेशन सेकंड। पुट करो, जहां डी क्यू रिवर्सिबल है उसकी जगह तो मैं क्या लिखूंगी, टीडीएस। क्या आएगा, टीडीएस किसके इक्वल हुआ, जहां डीई है उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी, सीवीडीटी, सीवीडीटी प्लस पीडीवी, यही बना। ये इसकी जगह मैंने टीडीएस लिखा है और इसकी जगह मैंने सीवीडीटी लिखा है, प्लस में पीडीवी। ये आ गया। किसकी वैल्यू निकालनी हमें, एंट्रोपी चेंजेस। किसकी वैल्यू निकालनी है, एंट्रोपी चेंजेस। तो ds तो इधर रखो, बाकी पोर्शन को इनके नीचे भेज दो। क्या आएगा, ds इक्वल टू सीवी dt अपॉन टी, ये t इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे भी जाएगा, दोनों के नीचे आएगा, प्लस p अपॉन टी dv। किसकी निकाल रहे हैं हम, आइडियल गैसेस की। किसकी निकाल रहे हैं, एंट्रोपी चेंजेस, आइडियल गैसेस की। तो 1 मोल गैस के लिए, 1 मोल आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है आपकी, फॉर 1 मोल आइडियल गैस क्या होगी, पीवी इक्वल टू आरटी, यही होता है। पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखते हो, एन की वैल्यू मैंने क्या है लिख दी यहाँ पे 1। 1 मोल आइडियल गैसेस के लिए पीवी इक्वल टू आरटी होगा। किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, इस पी की वैल्यू निकालनी है। तो पी क्या आएगा मेरे पास, पी इक्वल टू आर टी अपॉन वी। इस इक्वेशंस को नंबर दे दो 4 और इस इक्वेशंस को नंबर दे दो 5। पी की वैल्यू 5 इक्वेशन से मैं कहां पुट कर दूं, 4 इक्वेशन में। इक्वेशन 4 दे रखी है, इसको 5 और इस इक्वेशन को 6। पी की वैल्यू इक्वेशन 6 से मैं कहां पुट कर दूं, इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दूं। पी की वैल्यू इक्वेशन 6 से इक्वेशन 5 में पुट करनी है। पुट करो, ds इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, सीवी डी टी अपॉन टी, एज इट इज, कोई भी चेंजेस नहीं किए मैंने यहां तक, प्लस p, p की जगह मैं क्या रख दूं, आर टी अपॉन वी, और t यहां था ही पहले से, dv। इस t से ये t कैंसिल आउट, तो ds की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, cv dt अपॉन t प्लस r अपॉन v dv। कंप्लीट चेंजेस निकालना है, ये है स्मॉल चेंजेस। कंप्लीट चेंजेस निकालने के लिए आप इस इक्वेशंस का क्या करोगे, इंटीग्रेशन। क्या करोगे, कंप्लीट चेंजेस निकालने के लिए क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन ds, कहां से कहां, आपका जो सिस्टम चेंज हो रहा है वो S1 से S2। एंट्रोपी चेंज जो हो रहा है, स्टेट 1 में एंट्रोपी S1 थी, स्टेट 2 की एंट्रोपी S2 है। वॉल्यूम V1 थी, स्टेट 2 की वॉल्यूम V2 है। टेम्परेचर T1 था और सेकेंड स्टेप में टेम्परेचर T2 था। स्टेट 1 में ये
वेरिएबल्स थे और स्टेट 2 में ये वेरिएबल्स माने। तो मैं इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करूं, S1 से S2 इक्वल टू क्या होगा, CV dt अपॉन टी, कहां से, T1 से T2 प्लस V1 से V2 क्या है, R अपॉन V dV। यही है, देखो CV कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगी मैं, S आएगा, S में लिमिट लगाऊंगी S2 माइनस S1, तो ये क्या बना S2 माइनस S1, ये किसके इक्वल हुआ, CV हमारा कांस्टेंट है तो CV तो बाहर, और dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन आप करते हो, dt अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन आप करते हो तो क्या आता है, यहाँ पे भी r बाहर, ये भी क्या बना dv अपॉन v, कहां से, v1 से v2। देखो आप जब हम dx अपॉन x का इंटीग्रेशन करते हैं तो आप क्या लिखते हो, ln x, क्या लिखते हो, ln x, और यहाँ पे लिमिट लगाई जाती है, ये x1 है और ये x2 है, तो लिमिट लगाओगे आप x1 x2, कैसे खोलोगे इस लिमिट को, L1 ln x2 माइनस ln x1, ऐसे लिखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लिखते हो। अब जब लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ते हो तो आपने क्या कहा था, ln x माइनस ln y जो होता है वो ln x अपॉन y होता है, तो यहां मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये क्या बनेगा, ln x2 अपॉन x1। इसी पैटर्न पे मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी और इसी पैटर्न पे मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी। देखो आप, ये तो मैं डेल s से डिनोट कर दूं, डेल s, ये क्या आएगा, CV एज इट इज, इस पूरे का इंटीग्रेशन लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, ln, यहाँ पे अपर लिमिट क्या है T2 और लोअर लिमिट क्या है T1, तो ln T2 अपॉन T1 लिख दो, ln T2 अपॉन T1 प्लस R कांस्टेंट एज इट इज, ये भी dV अपॉन V, क्या आएगा, ln अपर लिमिट क्या है V2 और लोअर लिमिट क्या है V1। ये क्या आ गई, एंट्रोपी चेंज आ गया, किसका, आइडियल गैसेस का, किसकी फॉर्म में, टेम्परेचर और वॉल्यूम के वेरिएबल्स की फॉर्म में। हमें अब दूसरा क्या निकालना है, टेम्परेचर और प्रेशर की वेरिएबल्स की फॉर्म में निकालना है। तो सेकंड पार्ट, इसी इक्वेशंस का यूज करते हुए निकालेंगे हम। ये इक्वेशन ही यूज करूंगी, सेकंड जो करवा रही हूं मैं आपको वो करा रही हूं एंट्रोपी चेंज as a temperature and pressure for ideal gases। देखो वही 1 मोल गैस के लिए आप पीवी क्या लिखते हो, RT। मैंने ये कहा स्टेट 1 के अंदर, स्टेट 1 में टेम्परेचर T1 था, वॉल्यूम V1 था और प्रेशर P1 था, ठीक है। स्टेट 2 के अंदर टेम्परेचर T2 था, वॉल्यूम V2 था और प्रेशर P2 था। उन केस में ये इक्वेशन क्या होगी बेटा, P1 V1 किसके इक्वल होगा, R तो कांस्टेंट है, T1, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशंस को मैं थोड़ा और सोल्व करूं तो ये ऐसे आ जाएगा क्या, P1 V1 और इस T1 को मैं इधर भेज दूं, T1 इक्वल टू R, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो, यही होगा। इस इक्वेशंस को नंबर देके रखना आप, 6 हो गए थे, ये 7 नंबर है, तो ये आपका 8 नंबर है, ये है। चलो आगे, अब देखो ये तो फर्स्ट स्टेट में लिखा है हमने, सेकंड स्टेट का जब मैं लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी,
P2 V2 अपॉन T2 किसके इक्वल होगा? वो भी R के इक्वल होगा। R क्या है यहाँ पे? गैस कांस्टेंट है। तो गैस कांस्टेंट एक साइड इन दोनों इक्वेशंस की 8 और 9 इक्वेशन में एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी इक्वल होगी। यही था। यहाँ एक साइड दोनों तरफ आर आर लिखा हुआ है तो एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी आपकी क्या होगी? इक्वल होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9 एंड 10, 9 और 10 से, सॉरी, इक्वेशन नंबर 8 एंड 9 से क्या आ गया? P1 V1 अपॉन T1 किसके इक्वल आ गया? P2 V2 अपॉन T2। ठीक है। अब देखो, इस इक्वेशन में टेम्परेचर तो चाहिए हमें, लेकिन क्या नहीं चाहिए? वॉल्यूम नहीं चाहिए। तो वॉल्यूम हटाना है। वॉल्यूम हटाना है तो यहाँ पे वॉल्यूम वाले वेरिएबल्स को एक साइड ले आओ और बाकी जो दोनों वेरिएबल्स बचे, प्रेशर और टेम्परेचर, उनको एक साइड भेज दो। और किस फॉर्म में ले आओ? V2 अपॉन V1 की फॉर्म में। तो V2 तो ये रहा, इस V1 को इसके नीचे भेज दो और ये पूरा पोर्शन उठ के यहाँ चला जाएगा। तो ये क्या होगा? जो P2 है वो नीचे आ जाएगा और T2 है वो ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही करते हो आप, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? P1 T2। जो ये T2 था वो ऊपर चला गया इस साइड, यहाँ क्या बना? T1 P2 किसके इक्वल आया? V2 अपॉन V1। इस इक्वेशन को नंबर दे दो 10। इक्वेशन 10 से V2 अपॉन V1 की वैल्यू किस में रख दो? इक्वेशन नंबर 7 में। इक्वेशन 10 से V2 अपॉन V1 की वैल्यू किस में रख दो? इक्वेशन 7 में। पुट करो। क्या आएगा? डेल एस इज इक्वल टू ये CV ln T2 अपॉन T1 एज इट इज, कोई भी चेंजेस नहीं किए, प्लस R ln। अब V2 अपॉन V1 की जगह मैं क्या लिख रही हूं? P1 P2, ये वाला पोर्शन क्या लिख रही हूं? P1 T2 अपॉन P2 T1। यही है, यही है। चलो आगे। अब इसको खोलो। कैसे खोलोगे आप? CV ln T2 अपॉन T1 प्लस R। अब देखो यहाँ पे ln P1 अपॉन P2 एक साथ लिखोगे और इनके बीच में प्लस साइन लगाओगे। ये x, ये पूरा x बना और ये पूरा y बना। और जब ln एक्स वाई को लिखते हो, ये पूरा x की तरह बिहेव कराओ और ये y की तरह बिहेव कराओ। और ln एक्स वाई को खोलते हो तो कैसे खोलते हो आप? ln x प्लस ln y, इसी फॉर्म में खोलते हो। इसी फॉर्म में मैं इसको खोल रही हूं। क्या आएगा? r ln P1 अपॉन P2, ये r तो बाहर है, प्लस ln T2 अपॉन T1। यही था, यही था। इसको यहां ले आओ, खोल लो पहले तो इसको। डेल एस इक्वल टू क्या बना? CV ln T2 अपॉन T1 प्लस एक बार R इनके साथ ln P1 अपॉन P2 प्लस एक बार R इसके साथ R ln T2 अपॉन T1। T1 वाले जो है वो एक साथ ले आओ ताकि आप उसमें से कॉमन ले सको और एक और इस इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर सको। देखो, डेल एस इक्वल टू ये और ये मैं एक साथ लिख रही हूं, CV ln T2 अपॉन T1 प्लस R ln T2 अपॉन T1 प्लस R ln P1 अपॉन P2। यही है। इन दोनों में ln T2 अपॉन T1 कॉमन आ गया, बाहर ले लो। R डेल एस इक्वल टू CP प्लस R, यही बचा CP प्लस R।
किसके इक्वल होगा, ln T2 अपॉन T1 प्लस R ln P1 अपॉन P2। यही आया। यहाँ पे CV प्लस R अंदर लिख दिया, इन दोनों में ln T2 अपॉन T1 कॉमन आ रहा था, बाहर लिख दिया, प्लस ये एज इट इज लिख दिया R ln P1 अपॉन P2। अब आपने एक रिलेशनशिप पढ़ी होगी, Cp माइनस Cv की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, R। किसके लिए, आइडियल गैसेस के लिए। आइडियल गैसेस के लिए हमने Cp माइनस Cv की वैल्यू क्या निकाली थी, R। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट में मैंने आपको हीट कैपेसिटी पढ़ाई थी, वहां पे हमने Cp क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी है, और Cv क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी है। और इन दोनों का रिलेशनशिप पढ़ा था, वहां पे मैंने इसको Cp माइनस Cv किसके इक्वल बनाया था, R के इक्वल। आप लोग वो यदि ये वीडियो नहीं देखा है तो पीछे जाके वो वीडियो कंप्लीट देखोगे, उसके बाद ही समझ में आएगा कि Cp माइनस Cv कहाँ से आया है। तो ये क्या, Cp माइनस Cv किसके इक्वल है, R के इक्वल। तो Cp क्या हो गया, इस Cv को मैं इधर ले जाऊं, क्या बनेगा, R प्लस, ये माइनस का था और प्लस में आ गया Cv। क्या बन गया, Cp की वैल्यू क्या आ गई, R प्लस Cv। ये क्या है, Cv प्लस R किसके इक्वल आ गया, Cp के इक्वल। किसके इक्वल आ गया, Cp के इक्वल। तो डेल S की वैल्यू यहां से क्या आई, Cp ln T2 अपॉन T1 प्लस R ln P1 अपॉन P2। ये एंट्रोपी चेंज है, टेम्परेचर और वॉल्यूम की फॉर्म में है। ये एंट्रोपी चेंज है टेम्परेचर और प्रेशर की फॉर्म में आइडियल गैसेस के लिए। आज हम लोगों ने एंट्रोपी चेंज निकाला है आइडियल गैसेस का, उसमें हमने एक बार टेम्परेचर और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में निकाला, उसकी वैल्यू आई है डेल एस इक्वल टू Cp ln T2 अपॉन T1 प्लस R ln V2 अपॉन V1। और एक बार हमने टेम्परेचर और प्रेशर की फॉर्म में एंट्रोपी चेंज निकाला आइडियल गैसेस का, उसकी वैल्यू आई है डेल एस इक्वल टू Cp ln T2 अपॉन T1 प्लस R ln P1 अपॉन P2। यदि मैं इसको P2 अपॉन P1 की फॉर्म में लिखूंगी तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, लॉग में हम किसी भी चीज को रिवर्स करते हैं तो आगे माइनस साइन आ जाता है। ये वाला एंट्रोपी का आज आइडियल गैसेस का मैंने कंप्लीट करा दिया है। कल की क्लास में हम मिक्सिंग के लिए एंट्रोपी निकालेंगे। पहले हम जो है वो मिक्सिंग आइडियल गैसेस की मिक्सिंग एंट्रोपी निकालेंगे, और उसके बाद हम जो है वो रेजिडुअल एंट्रोपी फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।